सेक्शन 4 तक बात हुई और सेक्शन 4 सब सेक्शन 2 कह रहा था कि किसी अन्य विधि के अधीन सब अपराधों का अन्वेषण, जांच और विचारण और उनके संबंध में अन्य कार्रवाई इन्हीं उपबंधों के अनुसार, किंतु ऐसे अपराधों के अन्वेषण, जांच, विचारण या अन्य कार्रवाई की रीति या स्थान का विनियमन करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति के अधीन रहते हुए की जाए। अपने आप में यह अर्थ एकदम क्लियर है, कुछ भी समझने की जरूरत है कि दंड प्रक्रिया संहिता सामान्य तौर पर, जिसे आप क्या कह रहे हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सामान्य तौर पर अपराधों के किए जाने की दशा में लागू होगी। अपराध ये चाहे भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत किया जाए या किसी अन्य विधि के अंतर्गत किया जाए, सामान्य नियम यही होगा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ये लागू होगी, भारतीय न्याय संहिता पर लागू होगी। 4 सबसेक्शन 1 क्लियर कह रहा है। जहां तक अन्य विधियों का संबंध है, तो अन्य विधियां, इनके संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के लागू होने की जो स्थिति है वो इस प्रकार वर्णित हुई कि सामान्य नियम यह होगा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता उन पर भी लागू होगी, किंतु उस विशेष अधिनियमिति में, यानी कोई अन्य दंड विधि बनी हुई है जो भारतीय न्याय संहिता से अलग है, और ऐसी बहुत सारी दंड विधियां बनी हुई हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है, वेश्यावृत्ति निरोधक अधिनियम है, ठीक है। आप बहुत सारी दंड विधियां ऐसी देखते हैं जो भारतीय न्याय संहिता में वर्णित अपराधों से भिन्न है। तो जहां तक उनका सवाल है, तो उनके संबंध में 4 सबसेक्शन 2 कहता है कि जनरली भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यही लागू होगी। लेकिन अगर उस अधिनियमिति में, यानी जो विशेष अपराध को परिभाषित करने वाली विधि है, चाहे वो आर्म्स एक्ट हो, आयुध अधिनियम हो, चाहे आबकारी अधिनियम हो, चाहे मादक द्रव्य निरोधक अधिनियम हो, कोई अधिनियमिति, नॉर्मल रूल यही रहेगा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू होगी। किंतु उस अधिनियमिति में अपराधों के अन्वेषण, जांच, विचारण के संबंध में यदि कोई प्रावधान ये मौजूद है, तो उस अधिनियमिति के प्रावधानों के अधीन होकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ये लागू होगी। यानी अगर वहां प्रावधान मौजूद है तो, और मौजूद नहीं है तो जनरल बात, सामान्य बात, वहां कुछ भी नहीं है सीआरपीसी, और वहां कुछ दिया गया तो वो लागू होगा। वहां भी कुछ दिया है लेकिन कुछ स्थिति के लिए दिया है, सारी स्थितियों के लिए नहीं दिया। जैसे मादक द्रव्य निरोधक अधिनियम है, उसमें जमानत के प्रोविजंस दिए गए। तो जब आप एनडीपीएस में जमानत मांगेंगे तो आपको उन प्रावधानों में जमानत मांगनी होगी जो एनडीपीएस में जमानत मांगने के लिए निर्मित हुए। अब जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट, इसमें जमानत मांगेंगे तो आपको जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत जमानत के लिए जो प्रावधान बने हैं, शायद सेक्शन 12 है वहां, उसमें जमानत मांगनी होगी। अन्यथा पुरानी सीआरपीसी में आपने देखा था 436, 437, 438, 439 और नए में भी जमानत के प्रावधान ये बने हुए। अगर वहां कुछ ना दिया होता तो आप जमानत इन प्रावधानों में मांगते, क्योंकि 4 सबसेक्शन 2 के प्रभाव से
ये संहिता वहां लागू हो जाती है। लेकिन वहां चूंकि अन्वेषण, जांच और विचारण इसे विनियमित करने के लिए यदि कोई उपबंध दिया गया है तो उसके अधीन होकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू होगी, ऐसा निर्देश 4 सबसेक्शन 2 में दिया गया है। इसलिए उन अपराधों के किए जाने की दशा में जो उन अधिनियमों के अंतर्गत विचारणीय है, प्रथमतः प्रक्रिया वो लागू होगी जो वहां उन अधिनियमों में दी गई है। तत्पश्चात ये देखा जाएगा कि अगर कोई प्रक्रिया किसी स्थिति के लिए वहां नहीं है तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ये लागू होगी। जहां तक वहां दी है वहां तक वही, अगर संपूर्ण प्रक्रिया वहां दी है तो फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के लागू होने की कोई जरूरत है ही नहीं। अगर पूर्ण रूपेण नहीं दी है तो जहां तक दी है वहां तक वो लागू होगी। दूसरी बात एक और कही व्यावृत्ति खंड में कि इससे प्रतिकूल किसी विनिर्दिष्ट उपबंध के अभाव में इस संहिता की कोई बात तत्समय प्रवृत्त किसी स्थानीय या विशेष विधि पर जो, ठीक है, या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा प्रदत्त किसी विशेष अधिकारिता या शक्ति या उस विधि द्वारा विहित किसी विशेष प्रक्रिया पर प्रभाव नहीं डालेगी। यानी व्यावृत्ति खंड 4 सबसेक्शन 2 के प्रभाव को और बढ़ा रहा है। व्यावृत्ति खंड कहता है कि या तो इससे प्रतिकूल, यानी सेक्शन 5 में जो कुछ लिखा है, इससे प्रतिकूल कोई विनिर्दिष्ट स्पेसिफिक प्रोविजन किसी अधिनियमित में पा लिया जाए तो बात अलग हो जाएगी। यह तो स्पेसिफिकली लिखा हुआ कि इस बिंदु पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू होगी, और अगर स्पेसिफिकली नहीं लिखा है तो कोई अगर स्पेशल लॉ बना है या स्थानीय लोकल लॉ बना हुआ, अच्छा स्पेशल लॉ और लोकल लॉ ये कौन सी विधियां होती हैं, तो इसके संबंध में हमें भारतीय न्याय संहिता ये देखनी होगी। क्योंकि भारतीय न्याय संहिता में पहले भी और अब भी स्पेशल लॉ और लोकल लॉ को डिफाइन किया है, और हम लोगों ने देखा था कि सेक्शन 2 और सबसेक्शन 2 उसमें यह कह दिया गया था कि अगर कोई शब्द या पद ऐसा है जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में उपयोग हुआ है लेकिन उसको व्याख्यायित डिफाइन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की डेफिनेशन क्लास में नहीं किया गया है, तो उसकी डेफिनेशन हम कहां से लेंगे? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से लेंगे या आईटी एक्ट 2000 से लेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो परिभाषित है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में नहीं बल्कि भारतीय न्याय संहिता में जो लोकल लॉ या स्पेशल लॉ परिभाषित है, उसकी वही डेफिनेशन यहां भी लागू हो जाएगी। और वहां जब देखेंगे तो लोकल लॉ किसको कह रहे थे? जो एक पर्टिकुलर क्षेत्र में लागू हो, यानी पूरे हिंदुस्तान में लागू नहीं हो रहा। लोकल लॉ उनका उत्तर प्रदेश में लागू होगा या उत्तर प्रदेश के अमुक जिले में लागू होगा। एक विशेष स्थानीय क्षेत्र को जो लागू होता है उसे विशेष विधि ये कह रहे हैं, ठीक है, सॉरी उसे स्थानीय विधि कह रहे हैं, क्योंकि एक विशेष स्थानीय क्षेत्र को जो लागू हो रहा उसे स्थानीय विधि कह रहे हैं। और जो विशेष विषय को लागू हो रहा है, जैसे आयुध अधिनियम, आयुधों को रखे जाने की जो स्थिति है उसको रेगुलराइज ये कर रहा है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लागू हो रहा है, तो जो एक विशेष विषय को लागू हो उसे विशेष विधि, जो एक पर्टिकुलर स्थानीय क्षेत्र को लागू हो उसे स्थानीय विधि कहते हैं। तो अगर स्थानीय विधि में या विशेष विधि में कोई विशेष प्रकार की अधिकारिता, स्पेशल जुडिक्शन
जो सामान्य जुडिक्शन नहीं है अपराधों के विचारण के संबंध में, कोई स्पेशल जुरिडिक्शन किसी लोकल लॉ या किसी स्पेशल लॉ के माध्यम से किसी प्राधिकारी को दिया गया है, और उस लोकल लॉ या स्पेशल लॉ में कोई स्पेसिफिक उपबंध मौजूद नहीं है, तो उस विशेष अधिकारिता का प्रयोग जिस समय वो प्राधिकारी करेगा जो विशेष विधि में उस प्राधिकारी को उपयोग करने के लिए दी गई है, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के उपबंध लागू नहीं होंगे। या तो उस स्पेशल लॉ या लोकल लॉ में कोई स्पेसिफिक प्रोविजन दिया हो इस प्रकार का, यानी सेक्शन 4 और 5 दोनों का जो कम्युलेटिव इफेक्ट हो रहा है, वो कम्युलेटिव इफेक्ट ये हो रहा है कि भारतीय न्याय संहिता इसके अंतर्गत जांच विचारण या अन्य कार्यवाहियां होनी है, तब तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बेरोक टोक उपयोग में आएगी। चाहे जांच होनी हो, चाहे अन्वेषण होना हो, चाहे विचारण होना हो या अन्य कार्यवाही ये होनी हो। लेकिन जब अन्य विधियों की बात चलेगी तो अन्य विधियां अगर वहां कोई प्रक्रिया दी गई है तो उस प्रक्रिया के अधीन होकर ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन चलाई जा सकेंगी, अन्यथा नहीं। सेक्शन 4 और सेक्शन 5 का कम्युलेटिव इफेक्ट ये हो रहा है। जैसे उदाहरण दिया गया कि आर्मी एक्ट, ये एक कैसा अधिनियम है? विशेष विधि है। किसको लागू हो रही? आर्मी को लागू हो रही है। एक बार आर्मी एक्ट के अंतर्गत कोर्ट मार्शल ये किया गया और कोर्ट मार्शल में सजा ये हो गई। अब सजा जिसको हुई वो विचारण के दौरान भी लगातार जेल में रहा। अब मानिए सजा 10 साल ये हुई और मामले के विचारण में 3 साल 4 साल ये लग गए, तो 3-4 साल भी रहा तो वो जेल में ही। तो सामान्य नियम ये है कि विचाराधीन बंदी के रूप में कोई भी बंदी जिस अवधि को कारागार में बिताता है उसको या उस अवधि को जो उसे संपूर्ण कारावास प्राप्त होता है उसमें समायोजित कर दिया जाता है, और अगर इसे सामान्य भाषा में बोले तो उसे मुजरा कर दिया जाता है उस अवधि को। और ये लिखा कहां? सीआरपीसी में धारा 428 थी, उसमें ये लिखा हुआ था। और ये नियम ऐसा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी ये स्थान पाया है। सेक्शन जब हम लोग वहां पहुंचेंगे तब देख लेंगे। यानी विचाराधीन बंदी के रूप में उसने जो अवधि कारागार में बिताई है वो संपूर्ण दंडादेश में से मुजरा कर दी जाएगी। ये एक नियम है। लेकिन आर्मी एक्ट एक विशेष विधि है और आर्मी एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन मौजूद नहीं जो ये कहे कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यहां लागू होगी। अब सेक्शन 5 लागू हो रहा है, क्योंकि सेक्शन 5 कहता है इससे प्रतिकूल किसी विनिर्दिष्ट उपबंध के अभाव में इस संहिता की कोई बात तत्समय प्रवृत्त किसी विशेष या स्थानीय विधि या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा प्रदत्त किसी विशेष अधिकारिता यह शक्ति या उस विधि द्वारा विहित किसी विशेष प्रक्रिया पर प्रभाव नहीं डालेगी। अब स्पेशल लॉ है, स्पेशल लॉ एक विशेष प्रक्रिया का विनियमन कर रहा है, और विशेष प्रक्रिया का विनियमन यह कह रहा है कि मुजरा नहीं होगा। ठीक है,
जबकि सीआरपीसी कहती मुजरा होगा। सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 यह कहता है कि अगर वहां कुछ दिया गया है तो वो लागू होगा, और अगर कुछ नहीं दिया गया है तो सीआरपीसी लागू हो जाएगी। लेकिन सेक्शन 5 यह कह रहा है कि अगर कोई विशेष विधि है जो किसी विशेष प्रकार की अधिकारिता को उसमें निहित कर रही है किसी प्राधिकारी में, और वो प्राधिकारी उसी अधिकारिता का प्रयोग कर रहा है, और वो अधिकारिता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में वर्णित अधिकारिता से भिन्न है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी उस संबंध में कुछ दे रखा है, और यहां ये विशेष विधि है, इसमें चल रहा है, इसमें कुछ दे रखा है या नहीं दे रखा, लेकिन विशेष प्रकार की अधिकारिता है। कोर्ट मार्शल एक विशेष प्रकार की अधिकारिता है, वो सामान्य अपराध नहीं है। ठीक है, अगर कोई अन्य विधि होती जिसमें सामान्य अपराध का वर्णन होता तब तो सेक्शन 4(2) लागू हो जाता है, लेकिन वो स्पेशल जुडिक्शन ही स्पेशल प्रकार का है। वो केवल सैन्य कर्मचारियों द्वारा अपराध किया जा सकता है, सामान्य व्यक्ति द्वारा किया ही नहीं जा सकता। आर्मी एक्ट के अंतर्गत अपराध सैन्य कर्मचारियों के द्वारा ही होगा, इसलिए वो विशेष प्रकार की अधिकारिता है। जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये सामान्य व्यक्ति द्वारा ठीक है किया जा सकता है, लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का विचारण ठीक है तभी होगा जब किसी ने न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया हो। एक विशेष प्रकार की अधिकारिता है, सामान्य व्यक्ति जब इसके विचारण के अधीन नहीं आता। जब विशेष विधि हो जो विशेष प्रकार के लोगों का विचारण कर रही हो, तो उस विधि में या तो स्पेसिफिकली ये कहा हो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इस अपराध के विचारण को या इस विधि के अंतर्गत किए गए अपराध के विचारण को लागू होगी। अगर ऐसा नहीं कहा है तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू नहीं होगी। लेकिन यह कब होना चाहिए? जब विशेष विधि या स्थानीय विधि हो। अगर विशेष विधि या स्थानीय विधि नहीं, सामान्य विधि जैसे आयुध अधिनियम है, ठीक है, आयुध अधिनियम विशेष विधि होगा लेकिन पूरे हिंदुस्तान को लागू हो रहा है, ठीक है ना। तो जब विशेष विधि द्वारा प्रदत्त विशेष अधिकारिता, ठीक है, वो तो दोनों बातें कही, उसने कहा इससे प्रतिकूल किसी विरोधी बंद के अभाव में इस संहिता की कोई बात तत्समय प्रवृत्त किसी विशेष या स्थानीय विधि पर या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा प्रदत्त किसी विशेष अधिकारिता या शक्ति पर, ये विशेष विधि या स्थानीय विधि भी है, तत्समय प्रवृत्त कोई अन्य विधि भी है, और वो विशेष अधिकारिता दे रही है। आयुध अधिनियम विशेष विधि के अंतर्गत आ रहा है, एनडीपीएस विशेष विधि के अंतर्गत आ रहा है, वेश्यावृत्ति निरोधक अधिनियम विशेष विधि के अंतर्गत आ रहा है, लेकिन वो जो अधिकारिता दे रहा है वो अधिकारिता सामान्य है, जो कोई ऐसा करेगा। आर्मी एक्ट विशेष विधि भी है और अधिकारिता भी विशेष दे रहा है, उस पर अधिकारिता सैन्य कर्मचारियों, केवल सैन्य कर्मी उसके अंतर्गत, ठीक है, ये शासित होंगे उस एक्ट से। आपका कोर्ट ऑफ जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है वो विशेष विधि भी है और विशेष प्रकार की अधिकारिता ये भी दे रहा है। तो अगर विशेष विधि है, स्थानीय विधि है, तत्समय कोई अन्य विधि है, वो अधिकारिता सामान्य दे रही है, तब 4(2) और कोई विशेष विधि या स्थानीय विधि जो अधिकारिता भी विशेष दे रही है, तब सेक्शन 5। और अगर सेक्शन 5 आया तो स्थिति ज्यादा कठोर हो जाएगी। तब उस विशेष या स्थानीय विधि में स्पेसिफिक प्रोविजन होना चाहिए जो ये कहे कि विशेष अधिकारिता के प्रयोग के समय भी बीएनएसएस में दिए गए प्रोविजन ये लागू होंगे। अगर विशेष या स्थानीय विधि में विशेष अधिकारिता का प्रयोग करते समय बीएनएसएस के प्रोविजंस को लागू करने के लिए कोई उपबंध ये मौजूद नहीं है तो बीएनएसएस लागू नहीं होगी, और ये हुआ।
कोर्ट मार्शल के अंतर्गत एक सैन्य कर्मचारी का विचारण हुआ, उसके विरुद्ध दंडादेश पारित हुआ। जब यह बात आई कि तत्कालीन सीआरपीसी की धारा 428 के मुताबिक जो उसने विचारण की अवधि में कारावास भुगता है, उसे जो संपूर्ण दंडादेश प्राप्त हुआ है उसके अगेंस्ट समायोजित किया जाए, अर्थात मुद्रा किया जाए। और ये सीआरपीसी की धारा 428 में लिखा है, नहीं माना गया, सेक्शन 5 के प्रभाव से नहीं माना। उन्होंने कहा यह विशेष विधि है और इसके अंतर्गत विशेष अधिकारिता इसका प्रयोग हो रहा है। जब विशेष या स्थानीय विधि होगी और विशेष या स्थानीय विधि के अंतर्गत विशेष अधिकारिताओं का प्रयोग यह किया जाएगा, या तत्सम कोई अन्य विधि हो। अगर कोई स्पेशल जुरिडिक्शन है, विशेष प्रकार का क्षेत्राधिकार है जो सामान्य क्षेत्राधिकार से भिन्न है, तो फिर अधिनियमिति में स्पेशल प्रोविजन होना चाहिए। अगर अधिनियमिति में स्पेशल प्रोविजन नहीं है तो बीएनएसएस के प्रोविजन लागू हो ही नहीं सकते, ये सेक्शन 5 लिख रहा है। हाँ ठीक है, स्पेशल लॉ या लोकल लॉ या कोई तत्व प्रवृत्त अन्य विधि होती है जो जनरल जुरिडिक्शन दे रही होती है, ठीक है। कहता है ना सेक्शन 4(2) किसी अन्य विधि के अधीन सब अपराधों का, अन्य विधि में स्पेशल लॉ लोकल लॉ सब है, ठीक है। तो उनके अंतर्गत अगर जुरिडिक्शन जनरल है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन जुरिडिक्शन अगर स्पेशल है तो फिर बीएनएसएस के प्रोविजंस तब तक लागू नहीं हो सकते जब तक वो विधि स्पेसिफिकली कोई अभिव्यक्त उपबंध, विनिर्दिष्ट अभिव्यक्त उपबंध, यानी अगर वहां कुछ भी नहीं लिखा है, अगर वहां कुछ भी नहीं लिखा है तो भी बीएनएसएस लागू नहीं होगी, क्योंकि कहता है इससे प्रतिकूल किसी विनिर्दिष्ट उपबंध के अभाव में। यानी आर्मी एक्ट में स्पेसिफिकली ये लिखा हो कि दंडादेश इसके द्वारा जो दंड कारावास के संबंध में दिया जाएगा उसमें विचारण के दौरान बंदी द्वारा कारावास में बिताई गई अवधि को मुजरा किया जाएगा, ये स्पेसिफिकली लिखा हो। विनिर्दिष्ट स्पेसिफिक उपबंध होना चाहिए। अगर अभिव्यक्त उपबंध भी नहीं है और मना भी नहीं है, ठीक है, वहां कुछ नहीं लिखा है तो भी लागू नहीं होगा, तो भी लागू नहीं होगा। और यही हुआ, आर्मी एक्ट के अंतर्गत सजा मिली, यानी कोर्ट मार्शल हो गया। कोर्ट मार्शल स्पेशल जुरिडिक्शन है, कोर्ट मार्शल विशेष विधि के अंतर्गत सैन्य न्यायालय को प्राप्त स्पेशल क्षेत्राधिकार है। कोर्ट मार्शल की कार्यवाही किसी अन्य न्यायालय के समक्ष नहीं चलेगी, ठीक है, वो स्पेशल जुरिडिक्शन है जो विशेष विधि के द्वारा विशेष प्राधिकारी को दिया गया है। अब सजा उसने कोर्ट मार्शल में कर दी। आर्मी एक्ट में न ये लिखा कि 428 सीआरपीसी लागू होगी जो दंडादेश के मुजरा किए जाने के संबंध में है, और न ही वहां यह लिखा कि लागू नहीं होगी। दोनों बातों में से कुछ भी नहीं लिखा। सेक्शन 5 लागू हो गया कि विनिर्दिष्ट अभिव्यक्त उपबंध के अभाव में जब विशेष विधि या स्थानीय विधि या तत्सम प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अंतर्गत किसी विशेष क्षेत्राधिकार का प्रयोग जो किया जाएगा तो बीएनएसएस के प्रोविजंस लागू नहीं होंगे। शबीना वो बंद करो माइक। तो बीएनएसएस के प्रोविजंस लागू नहीं होंगे, ऐसा सेक्शन 5 में लिखा। और आपका कोर्ट मार्शल की कार्यवाही में जो दंडादेश दिया गया था उसमें विचारण की अवधि के दौरान जो बंदी ने कारावास भुगता था उसे मुजरा नहीं किया गया। अब जब यह स्थिति आई
तो विधायिका ने फिर आर्मी एक्ट को मतलब संशोधित किया, क्योंकि कानून न्याय संगत ये होना चाहिए। अब कानून न्याय संगत नहीं दिख रहा था। भाई आप जितनी कारावास की अवधि दे रहे हैं उतनी ही तो उसे मिलनी चाहिए। और कारावास का मतलब कारावास है, उसने विचाराधीन बंदी के रूप में काटा तो भी तो काटा तो कारावासी। तो कानून का चेहरा न्याय संगत होना चाहिए। तो विधायिका ने संशोधित किया और संशोधित करके उस उपबंध को जो मुजरा किए जाने के संबंध में निर्देश देता था आर्मी एक्ट का भाग बनाया, तब जाकर के मुजरा का प्रावधान वहां आया। तो विशेष अधिकारिताओं का अगर प्रयोग होगा तो विनिर्दिष्ट उपबंध अभिव्यक्त होना चाहिए, तभी बीएनएसएस लागू होगी, अन्यथा लागू नहीं होगी। ठीक है, तो 4 और 5 ये 2 सेक्शन हैं जिनको हम विचार में लेते हैं जब हम ये देखना शुरू करते हैं कि बीएनएसएस अन्य विधियों पर लागू होगी या लागू नहीं होगी। ठीक है ना। अब सेक्शन 6 दंड न्यायालयों के वर्ग। ठीक है, अब श्रेणीकरण ये दंड न्यायालयों का हो रहा है। कहता है कि दंड न्यायालयों के वर्ग उच्च न्यायालयों और इस संहिता से भिन्न किसी विधि के अधीन गठित न्यायालयों के अतिरिक्त प्रत्येक राज्य में निम्नलिखित वर्गों के दंड न्यायालय होंगे। ठीक है, उसने ये कहा कि उच्च न्यायालय और इस संहिता से भिन्न किसी विधि के अधीन गठित न्यायालयों के अतिरिक्त, अतिरिक्त का मतलब यह हो गया कि उच्च न्यायालय भी दंड न्यायालय है। जो शब्द के अर्थ निकलेंगे, यानी 4 प्रकार के दंड न्यायालय तो उसने लिखे कि 4 प्रकार के दंड न्यायालय है, लेकिन इन 4 प्रकार के दंड न्यायालयों के अतिरिक्त 2 प्रकार के अन्य दंड न्यायालय भी हैं। और वो 2 प्रकार के अन्य दंड न्यायालय कौन से? एक उच्च न्यायालय है और दूसरा इस संहिता से भिन्न किसी अन्य विधि के अंतर्गत गठित दंड न्यायालय, जिनके उदाहरण आप देख सकते हैं। SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम, इसके अंतर्गत गठित दंड न्यायालय। बच्चों के विरुद्ध लैंगिक अपराधों, ठीक है, इनके विचारण के लिए पास्को एक्ट के अंतर्गत गठित स्पेशल कोर्ट, वो भी दंड न्यायालय। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, इसके अंतर्गत गठित विशेष प्रकार का ये न्यायालय। आवश्यक वस्तु अधिनियम, देयर आर सो मेनी इनेक्टमेंट जो विशेष प्रकार के दंड न्यायालयों का उपबंध ये करते हैं। तो वे सारे दंड न्यायालय इन 4 दंड न्यायालयों के अतिरिक्त दंड न्यायालय समझे जाएंगे। दंड न्यायालयों के वर्ग आपसे अक्सर पूछे जाते हैं, और जब दंड न्यायालयों के वर्ग आपसे पूछे जाते हैं तो आप बताते हैं दंड न्यायालयों के वर्ग 4 हैं जबकि 6 हैं। ठीक है, दंड न्यायालयों की संख्या नहीं, संख्या तो उत्तर यहां शाहजहांपुर में ही 24-25 होगी। कैटेगराइजेशन, श्रेणीकरण, वर्ग पूछ रहा है तो वर्ग 6 हैं। ठीक है, एक उच्च न्यायालय। अब जब उसने कह दिया उच्च न्यायालय दंड न्यायालय है, तो इसका मतलब यह हुआ कि उच्च न्यायालय को विचारण की अधिकारिता ये मिल गई, क्योंकि दंड न्यायालय विचारण करेगा। दंड न्यायालय की विशेषता यही है कि वो अपराधों का विचारण करता है, और अगर विचारण नहीं करेगा, अपील सुनेगा, तो वो अपीलीय न्यायालय ये कहलाएगा। अगर वो पुनरीक्षण सुनेगा या रिवीजन सुनेगा तो वो रिवीजनल कोर्ट ये कहलाएगा। दंड न्यायालय तभी कहलाएगा जब वो विचारण सुने, विचारण करे मामलों का।
यानी ट्रायल कोर्ट की तरह काम करे। जब तक कोई न्यायालय ट्रायल कोर्ट की तरह काम नहीं करता, वो दंड न्यायालय इस कैटेगरी में कैटेगराइज नहीं किया जा सकता। ऐसे ही आप सीपीसी देखेंगे, सीपीसी में भी उच्च न्यायालय सिविल न्यायालय है, और सिविल न्यायालय का मतलब यह हुआ कि वो किसी भी सिविल मामले का विचारण कर सकता है। हमने आपसे पहले भी कहा कि आप ये नहीं कहीं मूर्खों के बीच ये न कहें, क्योंकि मूर्ख आपकी हंसी बनाएगा और आपकी एक नहीं लगने देगा, और जबकि आप सही होंगे, आप उसे प्रोविजन दिखाएंगे तो वो मूर्खों की तरह ये कह देगा कि लिखा यहां कुछ और है, वहां चलता कुछ और है। वो ये कह देगा और आपके पास इन तर्कों का कोई जवाब नहीं होगा सिवाय अपना सिर पीटने के। इसलिए मूर्खों, ठीक है, इनकी बात ही मत करिए। वो ये कहेंगे मूर्खों की तरह कि अच्छा ये बताओ फिर हाईकोर्ट ने आज तक कोई मामला विचारित क्यों नहीं किया। अब उनका तो हाफिज से कोई ताल्लुक है ही नहीं जो इस प्रकार की बात कर। ये उच्च न्यायालय की शक्ति है। उनका जब इस बात से ताल्लुक नहीं है कि उच्च न्यायालय ये विचारण का न्यायालय है, तो हाफिज का तो उन्होंने नाम ही नहीं सुना होगा। ये कानून के क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि यहां जो कानून द होने की बात करता है उसे कानून की एबीसीडी नहीं आती। ये सबसे बड़ी दिक्कत है कानून की फील्ड की, कि यहां सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो कानून की एबीसीडी जाने बिना कानून जानने का दावा करते हैं। हाफिज ने अधिकारों का वर्गीकरण किया है और उन्होंने कहा है कि ये जो अधिकार शब्द आप प्रयोग करते हो, ये एक प्रकार की फैक्ट सिचुएशन इसी के लिए प्रयोग नहीं करते, इससे अनेकों प्रकार की फैक्ट सिचुएशंस ये गवर्न होती हैं। इस अधिकार शब्द का प्रयोग तब भी हो जाता है जब फैक्ट सिचुएशन किसी को कोई ताकत दे रही होती है। इस फैक्ट सिचुएशन, ठीक है, जबकि कोई फैक्ट सिचुएशन किसी को प्रिविलेज, विशेषाधिकार ये दे रही हो तो भी अधिकार शब्द का प्रयोग हो जाता है। लेकिन अगर विशेषाधिकार इस सूरत में किसी को कोई अधिकार मिला है तो उस अधिकार का प्रयोग वो सबके विरुद्ध नहीं कर सकता, ठीक है, उस व्यक्ति के विरुद्ध या उस सिचुएशन में ही वो उस विशेषाधिकार का प्रयोग कर सकता है, अन्यथा वो उस विशेषाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। जैसे हमने आपको हक दिया, हमने आपको अधिकार दिया कि यदि अमुक संपत्ति आपके भरण पोषण के लिए अपर्याप्त सिद्ध हो तो आपको अमुक संपत्ति अंतरित करने का हक यह होगा। तो आपके अधिकार पर प्रतिबंध है कि भरण पोषण के लिए धनराशि अपर्याप्त हो जानी चाहिए, और यदि हो गई तो आपको विशेषाधिकार है कि आप उस संपत्ति को बेच सकते हैं या अन्य किसी भांति अंतरित कर सकते हैं, क्योंकि अंतरण का एक ही तरीका नहीं है बेच देना। आप पट्टे पे दे दीजिए, आप बंधक कर दीजिए, तो भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो गया। तो अधिकार है, लेकिन अधिकार की सूरत अलग है। यहां जो अधिकार आगे मिलेगा, यहां तो उच्च न्यायालय को दंड न्यायालय के वर्ग के रूप में ये रेखांकित किया है। आगे के प्रोविजंस में ये कहेंगे कि उच्च न्यायालय भारतीय न्याय संहिता सहित अन्य विधियों के अंतर्गत विचारित होने के योग्य किसी भी अपराध का विचारण कर सकेगा, यानी जो उसे ताकत मिलेगी अपराधों के विचारण के संबंध में, वह शक्ति के रूप की होगी, वह शक्ति के प्रारूप में होगी। और शक्ति की विशेषता यही है
कि शक्ति का उपयोग आप करो या न करो, यह आपकी मर्जी है। अगर आप किसी शक्ति का उपयोग करने के लिए आबद्ध हो तो आप कर्तव्यबद्ध हो, यह कहा जाता है। तब तो आप ड्यूटी बाउंड हो। तो उच्च न्यायालय को जो ताकत दी जाती है वो सिर्फ इसलिए दी जाती है कि उच्च न्यायालय उस शक्ति का प्रयोग करे या न करे। अब उच्च न्यायालय ने ऐसा कोई एप्रोप्रिएट मामला अब तक नहीं पाया कि जिसका विचारण करना वो स्वयं उचित मानता है। तो इसका अर्थ ये तो नहीं है कि उच्च न्यायालय को ये शक्ति प्राप्त ही नहीं है। दीवानी मामलों में हमने जरूर देखा था कि राम जन्मभूमि का जो मामला था वो विचारण न्यायालय के तौर पर उच्च न्यायालय से डिसाइड हुआ था। उसका विचारण ही उच्च न्यायालय ने किया। तो विचारण उच्च न्यायालय की ठीक है कर सकता है, ये बात खूब मन में रख लें। लेकिन मूर्खों को या मूर्खों के सामने ये बात कहने की कोई जरूरत नहीं है। कहीं मत, क्योंकि अंधे के आगे रो अपने नैना खो। ठीक है, नीति ये है। तो उनके सामने कुछ कहने का मतलब नहीं है। वो कह 4 प्रकार के दंड न्यायालय तो कहते ठीक 4 ही प्रकार के होते हैं, जरूरत क्या है कुछ भी बोलने की। लेकिन आप सेक्शन 6 पढ़ेंगे तो सेक्शन 6 एकदम क्लियर कर रहा है कि किसी भी राज्य में उच्च न्यायालयों और इस संहिता से भिन्न किसी विधि के अधीन गठित न्यायालयों के अतिरिक्त प्रत्येक राज्य में निम्नलिखित वर्गों के दंड न्यायालय होंगे। यानी ये दो तो है ही हैं, ये दो तो है ही हैं। इसके अलावा 4 ये और हो गए। और 4 में पहला सेशन न्यायालय, दूसरा प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, तीसरा द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और चौथा कार्यपालक मजिस्ट्रेट। कार्यपालक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय भी दंड न्यायालय माने जाएंगे, लेकिन ये विचारण का काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? सेक्शन 3 जब निर्देशों का अर्थ लगाना, ये हम लोगों ने देखा था। तो हम लोगों ने सेक्शन 50 की चर्चा की थी। सेक्शन 50 कहना है आर्टिकल 50 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसकी चर्चा की थी। और हम लोगों ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये निर्देश देता है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक ये होना चाहिए, और जस्टिफिकेशन भी दिया गया था कि क्यों पृथक पृथक होना चाहिए। आपसे कहा गया था क्योंकि ये कार्यपालिका ही है जो व्यक्तियों को अभियोजित करने का जिम्मा ये उठाती है। कार्यपालिका ही व्यक्तियों को अभियोजित करेगी, और अगर कार्यपालिका ही न्याय निर्णय का काम भी करेगी तो प्राकृतिक न्याय का ये जो सिद्धांत है कि अपने ही मामले में किसी को भी न्यायाधीश नहीं होना चाहिए, तो कार्यपालिका ही अभियोजन कर रही है और कार्यपालिका ही न्यायाधीश है। तो ये एक ठीक स्थिति नहीं होगी। इसलिए सेक्शन 3 निर्देशों का अर्थ लगाना कहता है कि मजिस्ट्रेट अगर विदाउट एनी क्वालिफाइंग वर्ड आया है तो उसका अर्थ क्या लिया जाएगा? प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय और द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय, ये अर्थ लेंगे। और अगर क्वालिफाइंग वर्ड लगा हुआ है तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट समझा जाएगा। यानी कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी सीआरपीसी में दंड न्यायालय होंगे सेक्शन 6 और धारा 3 इसके सम्मिलित प्रभाव से। लेकिन कार्यपालक मजिस्ट्रेटों के संबंध में जब आगे प्रावधान हम लोग देखेंगे तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट किसके अधीन चले जाएंगे? राज्य सरकार के। और जो न्याय निर्णय का काम ये रहेगा, ये आपका प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, और ये किसके अधीन जाएंगे? उच्च न्यायालय। ये उच्च न्यायालय की अधिकारिता में रहेंगे ताकि आर्टिकल 50 की आत्मा संतुष्ट हो सके। और कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को
के न्यायालय को दंड न्यायालय घोषित इसलिए किया, इस पर भी बात की थी सेक्शन 3 जब बता रहे थे कि आखिर अपराध न हो, यह ज्यादा बेहतर बात है। इसलिए अपराधों के विचारण के संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इसमें प्रावधान बने हैं, लेकिन अपराधों के निवारण के संबंध में भी, अपराध हो ही ना, इसकी व्यवस्था भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में की गई है। और जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तब देखेंगे, और समाज में आप रोज सुनते होंगे, हालांकि अब तो 107, 116 की कार्रवाई नहीं बची क्योंकि वो पुरानी सीआरपीसी में होती थी, लेकिन वैसी कार्रवाई अब भी होती है, सिर्फ सेक्शन बदल गए। तो जो 107, 116 की कार्रवाई आप सुनते थे, वो कौन करता है? कार्यपालक मजिस्ट्रेट। और इसलिए, ठीक है, ताकि आपके कार्यों से शांति भंग न हो, क्योंकि वहां जो कंडीशन दी गई है, या जो कंडीशन दी गई थी, वो कंडीशन ही ये थी कि जब ये आशंका होने लगेगी कि आपके कार्यों से शांति भंग हो सकती है, तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट आपको सम्मन से आहूत करके बुलाएगा और आपकी बात सुनेगा कि आपसे क्यों ना बॉन्ड एग्जीक्यूट कराया जाए, क्योंकि सिर्फ आशंका है कि आपके कार्य से शांति भंग हो जाएगी, और आशंका सच भी हो सकती है और आशंका झूठ भी हो सकती है, दोनों बातें हो सकती है। इसलिए आपकी बात भी सुनी जाएगी, और जिसने ये सूचना दी है कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, उसकी बात भी सुनी जाएगी। लेकिन चूंकि कोई अपराध नहीं हुआ, इसलिए न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारित किए जाने की या विचारण किए जाने की जरूरत नहीं है। हालांकि पहले सीआरपीसी में मेरा ख्याल है धारा 478 थी, ठीक है, जो ये कहती थी कि 107-16 द्वारा जो जुडिक्शन कार्यपालक मजिस्ट्रेट को दिया गया है, वो जुडिक्शन भी केंद्रीय, जो राज्य का विधानमंडल है, जो राज्यों का विधानमंडल है, ये प्रस्ताव पारित करके, ठीक है, अगर के जो राज्य की सरकार है उसे अधिकृत कर दे, और राज्य की सरकार वो अधिकारिता है जिसका उपयोग कार्यपालक मजिस्ट्रेट करते हैं, उसको उपयोग करने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेटों को भी सशक्त कर दे, तो न्यायिक मजिस्ट्रेट भी उस अधिकारिता का प्रयोग कर सकेंगे। ये पुरानी सीआरपीसी में संभवतः धारा 478 थी, उसमें लिखा था, और ऐसा प्रोविजन आगे हम लोगों को इस संहिता में भी मिल जाएगा। लेकिन ये एक्सेप्शनल सिचुएशन है जो कहीं अभी तक उपयोग में नहीं आई। सामान्य नियम यही है कि अपराधों का विचारण वे करेंगे, और अपराधों से पूर्व की सारी स्थितियां जिनसे निपटना अपराधों के न होने के लिए जरूरी है, उन मामलों में सुनवाई का हक, विचारण तो न कहें क्योंकि विचारण तो अपराध का होता है, उन मामलों में जांच का हक, क्योंकि जांच हमेशा न्यायालय करेगा और कार्यपालक मजिस्ट्रेट न्यायालय है सेक्शन 6 के मुताबिक, ठीक है। उन मामलों में जांच का हक ये कार्यपालक मजिस्ट्रेटों का रहेगा। ऐसी व्यवस्था किया जाना समुचित है, इसलिए कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को भी दंड न्यायालय के रूप में सीआरपीसी में शामिल किया गया। तो दंड न्यायालयों के वर्ग हम देखेंगे तो ये 6 प्रकार के वर्ग ये निकलकर सामने आ रहे हैं, और उनमें सबसे पहला वर्ग है उच्च न्यायालय, जिसे मानते ही नहीं है। एक व्यक्ति डीएम भी हो सकता है, एक व्यक्ति पिता भी हो सकता है, एक व्यक्ति पुत्र भी हो सकता, नहीं होगा ही, एक पिता या पुत्र डीएम होगा या नहीं ये तय नहीं है, लेकिन एक डीएम पिता भी होगा पुत्र भी होगा। पिता होगा ये तय नहीं है, लेकिन पुत्र होगा ये तय है। लेकिन सामान्यतः पिता भी होगा, पुत्र, उसकी बहुत सारी हैसियतें होंगी, उसके बहुत सारे स्टेटस होंगे। ऐसे उच्च न्यायालय, उसकी बहुत सारी हैसियतें हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इससे गठित है।
जो सुप्रीम जुडिशरी हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। कहा? अनुच्छेद 123, 123, 124, 123 में तो ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति है राष्ट्रपति की। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। ये मेरा ख्याल है 214, 215 वहां लिखा होगा, क्योंकि 213 में तो शायद गवर्नर की ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति है। ठीक है, तो आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय वे संवैधानिक न्यायालय भी हैं, उनका संगठन वहां हुआ है, लेकिन वे दंड न्यायालय भी हैं। उनकी एक से अधिक स्थितियां हैं। वे रिट कोर्ट भी हैं, वे अपीलेट कोर्ट भी हैं, वे रिविजनल कोर्ट भी हैं। ठीक है, कहां? सीआरपीसी में। और अन्य विधियों के अंतर्गत भी वे अपीलीय न्यायालय या रिविजनल कोर्ट ये हो सकते हैं। तो अगर एक स्थिति व्यक्ति की है तो उससे उसकी अन्य स्थिति नहीं होगी, ये कहना ठीक नहीं है। तो उच्च न्यायालय अगर रिट कोर्ट, उच्च न्यायालय अगर संवैधानिक न्यायालय है, तो इसके कारण से वो दंड न्यायालय नहीं हो सकता, वो सिविल न्यायालय नहीं हो सकता, ऐसी कोई बात नहीं है। उच्च न्यायालय और अन्य विधियों के अंतर्गत गठित न्यायालयों के अतिरिक्त, ये अतिरिक्त शब्द महत्वपूर्ण है, और ये उच्च न्यायालय या अन्य विधियों के अंतर्गत गठित दंड न्यायालयों को भी दंड न्यायालयों के वर्ग में शामिल कर देता है और कुल संख्या 6 कर देता है। अब सेक्शन 7 देख लेंगे, प्रादेशिक खंड। कहता प्रत्येक राज्य एक सेशन खंड होगा या उसमें सेशन खंड होंगे, और इस संहिता के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक सेशन खंड एक जिला होगा या उसमें जिले होंगे। प्रथमतः पूरे राज्य को एक सेशन खंड माना है, और पहले पूरे राज्य के लिए एक ही सेशन न्यायाधीश होता था। जो सेशन शब्द आया ये इसी में से आया है, क्योंकि पहले अपराध कम हो रहे थे। हम लोग सोशियोलॉजिकल स्कूल पढ़ेंगे, देखेंगे अपराध बढ़ते ही तब है जब जनसंख्या बढ़ेगी, जब आर्थिक विषमता बढ़ेगी। जब आर्थिक विषमता बढ़ेगी तब एक ईर्ष्या पैदा होगी, परस्पर लोग समाज के सदस्यों के बीच, और प्रत्येक समाज का सदस्य अधिकतम धन ये पैदा करना चाहेगा। इसी में से सारी गड़बड़ ये पैदा होना शुरू होगी, और सामाजिक विनियमन इसकी जरूरत पड़ेगी। तो पहले आर्थिक संपन्नता नहीं थी, गरीबी थी हिंदुस्तान में। लॉ एंड ऑर्डर इसलिए बेहतर नहीं था कि अंग्रेज बहुत लॉ एंड ऑर्डर पर ध्यान दे रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। इतनी गरीबी थी कि चोरी करे तो कौन किसकी करे। चोरी के लिए कम से कम एक के पास धन तो होना जरूरी है। वहां जमींदार के अलावा किसी के पास कुछ है ही नहीं, और जमींदार के पास लाठियां हैं, करो चोरी उसके यहां। ठीक है, तो चोरी करने के लिए सर्वसाधारण समाज में किसी के पास कुछ है ही नहीं। हत्या भी तो अधिकतर इन्हीं संपत्ति के झगड़े से पैदा होती है। अपराध होता ही नहीं था, तो पूरा राज्य एक सेशन खंड था और एक टूरिंग कोर्ट होता था। सेशन न्यायाधीश टूरिंग होता था। आज शाहजहांपुर में है, उसका पता रहता था टूरिंग कोर्ट है। आज भी टूरिंग कोर्ट होते हैं। आप कचहरी जाएंगे, डीडीसी का न्यायालय चकबंदी न्यायालय हो, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन, उप संचालक चकबंदी, ठीक है, उसका कोर्ट टूरिंग है। प्रतिदिन नहीं बैठता है शाहजहांपुर में, उसका दिन है तय, इसी दिन बैठेगा डीडीसी का कोर्ट। अगर उससे जो दिन उसका शाहजहांपुर में बैठने का दिन नहीं है,
उस दिन आपको वाद कारण पैदा हो गया जो डीडीसी द्वारा सुना जाने योग्य है। तो प्रत्येक कलेक्टर को यानी प्रत्येक डीएम को डीडीसी की अधिकारिता प्राप्त रहती है। तो आप डीएम के न्यायालय में डीडीसी उनको मानकर उस वाद कारण पर वाद फाइल कर सकते हैं, लेकिन सुनवाई जब उनका दिन लगेगा वही करेंगे। तो टूरिंग कोर्ट आज भी है, पहले भी होते थे, क्योंकि अपराध कम थे, काम चल जाता था। पूरा राज्य एक सेशन खंड था, पूरे राज्य के लिए वो सेशन न्यायाधीश थे। अब शाहजहांपुर आए, शाहजहांपुर में 4 मामले सेशन के लगे हुए हैं। तो पूरा सत्र चलता था कि अभियोजन के जितने गवाह हैं सब एक सत्र में परीक्षित हो जाएंगे एक साथ। इसीलिए उनको सेशन कोर्ट कहा था, सत्र न्यायालय कहा था। सत्र न्यायालय कहने का जो कारण था वो कारण ही ये था कि इस गवाही का सत्र चलता था। पूरा राज्य एक सेशन खंड था, लेकिन कानून ऐसे बनता है, ये प्रोविजन इसी रूप में सीआरपीसी में भी था ताकि उसमें संशोधन की कम जरूरत पड़े। अब जरूरत पड़ी, अपराध बढ़ने लगे, तो कानून में पहले से मौजूद है प्रत्येक राज्य एक सेशन खंड होगा या उसमें सेशन खंड होंगे, ठीक है ना। यानी हम राज्य को विभाजित कर सकेंगे। कौन कर सकेगा आगे देखेंगे, ठीक है। विभाजित कौन कर सकेगा, प्रत्येक राज्य एक सेशन खंड होगा, ठीक है। ये तो विधायिका ने घोषित कर दिया कि प्रत्येक राज्य एक सेशन खंड है। विधायिका के मुताबिक प्रत्येक राज्य एक सेशन खंड है। अब जरूरत पड़ गई या उसमें सेशन खंड होंगे, तो अब सेशन खंड कौन डिसाइड करेगा कि उसमें सेशन खंड होंगे या नहीं, आगे देखेंगे। ये ताकत राज्य सरकार को मिलेगी, जब देखेंगे तब देखेंगे। लेकिन फिलहाल इतना समझ लें कि या उसमें सेशन खंड होंगे, इसकी व्यवस्था की गई है। प्रत्येक राज्य एक सेशन खंड होगा या उसमें सेशन खंड होंगे। और इस संहिता के प्रयोजनों की प्रत्येक सेशन खंड एक जिला होगा या उसमें जिले होंगे। प्रत्येक सेशन खंड एक जिला होगा, यानी अगर पूरा राज्य एक सेशन खंड है तो पूरा राज्य एक जिला है। इस संहिता के लिए रेवेन्यू के लिए जिला क्या है वो अलग बात है। रेवेन्यू के लिए हो सकता है शाहजहांपुर जिला यही जिला रहे, लेकिन सीआरपीसी में अगर प्रत्येक राज्य एक सेशन खंड हुआ और उसमें डिवीजन आगे न हुआ तो फिर चूंकि सीआरपीसी में प्रत्येक सेशन खंड ही जिला होगा, इसलिए बीएनएसएस या सीआरपीसी के लिए यह पूरा उत्तर प्रदेश एक जिला समझा जाएगा, ठीक है ना। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के संबंध में आज ये बात कहना बेमानी हो गई, क्योंकि इतना बड़ा राज्य है, यहां पूरे राज्य को सेशन खंड घोषित करके काम ही नहीं चल पाएगा। लेकिन कोई छोटा राज्य है, लेह है, जैसे उसी को राज्य बना दिया तो एक सेशन खंड काफी है। हालांकि वो केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन अगर उसे राज्य बना दे, ठीक है, तो उसके लिए चल जाएगा काम। तो प्रत्येक राज्य एक सेशन खंड होगा या उसमें सेशन खंड होंगे, और प्रत्येक सेशन खंड एक जिला होगा। अगर पूरा राज्य तो पूरा राज्य जिला, और उसमें सेशन खंड कर दिए तो प्रत्येक सेशन खंड एक जिला बन गया। और एक जिले में भी जिले हो सकते हैं। एक जिले में हमने 2 जिले कर दिए, ठीक है ना, तो उपखंड की स्थिति आ जाती है, ठीक है ना। प्रत्येक या उसमें जिले होंगे। राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात ऐसे खंडों और जिलों की सीमाओं या संख्या में परिवर्तन कर सकेगी। अब राज्य सरकार को ताकत मिल गई अगले ही उसमें कि राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श करके कंसल्टेंसी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इसमें जो टेक्निक अपनाई गई है वो कौन सी है, चेक एंड बैलेंस, निरंकुशता किसी को नहीं। उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात, ठीक है, जिलों की संख्या, ऐसे खंडों और जिलों की सीमाओं या संख्या दोनों में परिवर्तन। सीमा जो शाहजहांपुर की हरदोई का आधा क्षेत्र शाहजहांपुर जिले में, या शाहजहांपुर जिले में यानी शाहजहांपुर सेशन खंड में। भाई सेशन खंड यहां तो जिला है,
जिला क्या है, यहां सेशन खंड जिला है। यद्यपि सेशन खंड की सीमाएं राज्य सरकार सामान्यतः वही तय करती है जो राजस्व संबंधी जिलों की सीमाएं हैं, क्योंकि तय करने वाली अथॉरिटी वही है। तो सुविधा ये लक्ष्य है, कठिनाई ये नहीं है। तो सामान्यतः वे सीमाएं वही रखते हैं जो राजस्व संबंधी जिलों की हैं, लेकिन भिन्नता हो सकती है सीमाओं में भी और संख्या में भी, ठीक है ना। एक जिले में कई सारे उपखंड बना सकते हैं, जैसे बात चल रही है तिलहर को उपखंड बना देंगे तो एक जिले में एक अन्य जिला दिया जाएगा, ठीक है ना। और सीमाओं में परिवर्तन ये भी कर सकेंगे। राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात किसी जिले को उपखंडों में विभाजित कर सकती है और ऐसे उपखंडों की सीमाओं या संख्याओं में परिवर्तन कर सकती है। थोड़ा चेंज करेंगे, जिले को 2 जिलों में ही विभाजित करेंगे और जिले को उपखंडों में भी विभाजित कर सकेंगे। यानी शाहजहांपुर जो जिला है वर्तमान में, इसमें 2 जिले होंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। और उपखंडों में भी परिवर्तन या उपखंडों में बांट सकते हैं और उपखंडों की सीमाओं और संख्याओं में भी परिवर्तन ये कर सकते हैं। किसी राज्य में इस संहिता के प्रारंभ के समय विद्यमान सेशन खंड और जिले और उपखंड इस धारा के अधीन बनाए गए समझे जाएंगे। तो ये तो लिखना ही पड़ेगा, ताकि पिछली सीआरपीसी में जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं वो सब अविधिमान्य न हो जाए, वो सब ऐसा चलती रहेंगे और ये मान लिया जाएगा कि वे सारे, ठीक है, जिले और वे सारे सेशन खंड इस बीएनएसएस के अधीन ही बनाए गए, ऐसे मान लिया जाएगा। और ये मानना, अगर ज्यूरिस्प्रूडेंस की भाषा में देखें तो मिथक या कल्पितार्थ, जिसका प्रयोग हेनरी मैन ने किया था। हेनरी मैन ने कहा था 2 प्रकार के समाज होते हैं, एक स्थिर समाज होता है, एक प्रगतिशील समाज होता है। और उनका था स्थिर समाज वो है जिसके पास मौलिक नियम है, और फिर स्थिर समाज आगे प्रगति करता है और वो प्रगतिशील समाज में परिवर्तित होता है। और प्रगतिशील समाज में मिथक, साम्य और विधायन ये चीजें पाई जाती हैं, तब कोई स्थिर समाज एक प्रगतिशील समाज या विधिक समाज ये बन जाता है। मिथक या कल्पितार्थ में, ठीक है, क्या होता है कि विधि का नियम वही रहता है, ठीक है ना, उसके अर्थ परिवर्तित होते हैं। तो आप देखेंगे यहां मान्यता उत्पन्न की है, क्या ऐसा मान लिया जाएगा कि सीआरपीसी में जो जिले, सेशन खंड, उपखंड गठित हुए थे वे सबके सब इस संहिता के अधीन गठित सेशन खंड, जिले और उपजिले, यानी परिवर्तन की कोई जरूरत ये होगी ही नहीं और पूरी तरह व्यवस्था ऐसा चलती रहेगी और बीएनएसएस लागू होती रहेगी। सेक्शन 8 से आगे देख लेंगे हम लोग और शाम को ज्यूरिस्प्रूडेंस रख लेंगे।